हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है डीके कोचिंग सेंटर में। और आप सभी का वेक्टर अलजेब्रा खत्म हो चुका है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है आपका 3D। ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका 3 डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं, जिसे हम क्या बोलेंगे, आपका 3 डायमेंशन जियोमेट्री बोलते हैं। इस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सभी लोग लाइव में आने की कोशिश किया करें। आपका सुबह 9 बजे क्लास चलता है। रेगुलर क्लास 12th के बच्चों के लिए सेशन चल रहे हैं। उनके लिए मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कराया जाने वाला है। आप सुबह 9 बजे जरूर क्लास लें। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर करें और फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ 3D जियोमेट्री। ठीक है, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ 3D जियोमेट्री। अब देखो, अब अभी तक हमने जो किया है वेक्टर के अंदर केवल और केवल हमने 2D डायमेंशन के बारे में पढ़ा है। जैसे कि आपने देखा होगा, केवल और केवल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ही जो प्लेन दे रखा है उसके बारे में हमने स्टडी कर रखी है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, 2D डायमेंशन बोल के चल रहे थे। ठीक है ना, तो 2D मतलब होता है डायमेंशन, डी मतलब क्या है, डायमेंशन। तो आपकी 3 तरह की डायमेंशन होती है। एक तो आपका हो जाता है 1 डायमेंशन, एक आपका 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। ठीक है, तो अब 3 डायमेंशन है तो इसमें कहीं ना कहीं आपके 3 डायरेक्शन आने वाली है। डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन। डायमेंशन का मतलब क्या है आपका, डायमेंशन, और डायमेंशन का मतलब होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का डायमेंशन का मतलब क्या होता है भाई, डायरेक्शन ही होता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो अब डायरेक्शन क्या है, 3D है तो इसका मतलब 3 डायरेक्शन रहने वाली है। ये आपका 3D है तो इसका मतलब 3 डायमेंशन रहने वाली है। आपको थोड़ा बहुत वेक्टर में भी करा दिया गया था कि आपको जब डायरेक्शन की बात चल रही है तो आपकी 3 डायरेक्शन कौन कौन सी हैं वो भी आपको पहले ही करा दिया था, है ना। इन चीजों के बारे में पहले भी आपको बता दिया था। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे ये बताया था कि आपकी 3 डायमेंशन होती हैं, जो कि तीनों ही डायमेंशन कैसी होती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। एक दूसरे के क्या होती हैं भाई, परपेंडिकुलर होती हैं। जो डायरेक्शन की बात करें, आपकी कौन कौन सी डायरेक्शन होती है भाई, 3 डायरेक्शन होती हैं। और 3 डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये कैसी होती हैं, आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे आपको ये पहले ही करा दिया था, परपेंडिकुलर होती है। ये आपको समझ में आना चाहिए, लंबवत होती है। ठीक है, ये तीनों ही डायमेंशन कैसी होती है, एक दूसरे से लंबवत होती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते थे, आप इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और इस डायरेक्शन को क्या बोलते थे भाई, इस डायरेक्शन को हम बोलते थे वाई एक्सिस। और इसको हम क्या बोलते थे भाई, इसको हम बोलते थे जेड एक्सिस। ठीक है, ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आप दोबारा से रिवाइज करते चलिए, सारी चीजों को समझते चलिए। ठीक है, आज का जो सेशन है वो आपका क्या है, 3D है। तो 3D से रिलेटेड अब आगे क्लासेस रहने वाली हैं। वेक्टर अलजेब्रा के सेशन आपके हो चुके हैं। आप उन सभी सेशन को क्रम वाइज देखिए और अपने सभी डाउट क्लियर करिए। ठीक है, आपका जब आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप लाइव सेशन में आकर पूछ सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो अब यहाँ पे ये जैसे कि आपको यहाँ पे बताया था, ये आपका एक्स एक्सिस होता है या वाई एक्सिस, और आपका जो जेड एक्सिस होता है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस को बताने के लिए हमने क्या बताया था, इसकी जो डायरेक्शन को बताते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हम आई कैप बोलते हैं। वाई एक्सिस को बताने के लिए इसको क्या बोलते थे हम, जे कैप। और जेड एक्सिस को बताने के लिए हम इसको क्या बोलते थे, के कैप बोलते थे। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको ये भी बता दिया था कि यदि मैं किसी एक पॉइंट के बारे में बात करूं, कोई पॉइंट यहाँ पे पी दे रखा है। अब ये पी पॉइंट है तो इसके कोई ना कोई कोऑर्डिनेट आएंगे आपके, क्या आएंगे भाई, एक्स वाई और जेड। अब एक्स वाई जेड क्या है ये भी हमें समझते हुए चलना पड़ेगा। और जब 3 डायरेक्शन है तो ये कहीं ना कहीं क्या बनाते हैं, एक प्लेन बना के चलते हैं। और वो प्लेन क्या क्या हो सकता है वो भी हम बात करते हैं। तो ये आपका जो पॉइंट होता है वो आपका पॉइंट क्या होता है, ऑरिजिन होता है। क्या होता है, ऑरिजिन। तो आपको ये भी बता दिया था कि सारी चीजें जो मेजर की जाती हैं वो सभी मेजर ओरिजिन से की जाती हैं। सभी चीजें कहाँ से मेजर की जाएंगी भाई, ओरिजिन से की जाती हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए भाई कि आपका इसमें से कौन कौन से प्लेन बनते हैं। अब देखो, इसको समझने के लिए अब यहाँ पे हम इन 3 पेन्स का यूज कर सकते हैं। इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं ज्यादातर, यदि इन चीजों को समझ गए, यदि प्लेन के बारे में समझ गए, डायरेक्शन के बारे में समझ गए, तो 3D आपके लिए सिंपल है, नहीं तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है,
देखो ये आपके सामने 3 पेन्स है ना, और ये तीनों ही पेन्स क्या है, डायरेक्शन को शो कर रही है। आपको दिख रहा होगा ये तीनों ही पेन क्या है, ये डायरेक्शन को शो कर रही है, ठीक है। यदि हम इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट कराएं तो आपको देखो ये वाली जो पेन दिख रही होगी वो आपको एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट करा रही होगी, ये वाली पेन जो है वो एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट करा रही है, और ये वाली जो पेन है ये आपका बाई एक्सिस को शो करा रही है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये जो पेन है आपके सामने वाली आपके तरफ जो है ये क्या है, आपकी जेड एक्सिस है, जो कि आपका इस तरह से रिप्रेजेंट कराया जा रहा है। इसको आप इसके लंबवत नहीं दिखा सकते हैं, इस वजह से इसको इस तरह से आपको लेटा दिया जाता है, इस तरह से शो कराने के लिए आपको बना दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, आपके सामने ना प्लेन दिख रहे होंगे, आपको एक प्लेन ये दिख रहा होगा, इस वाली पेन और इस वाली पेन से बनने वाला एक प्लेन ये दिख रहा होगा, और एक इस वाली पेन और इस वाली पेन को देखोगे तो यहाँ से एक प्लेन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक प्लेन आपका इस वाली एक्सेस और इस वाली एक्सेस से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपका नीचे है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो आपके सामने एक प्लेन, दो प्लेन और 3 प्लेन आपको दिख रहे हैं। अब देखो 3 प्लेन कौन कौन से हैं, ध्यान से समझो। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका बाई एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन है बीच में। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका एक्स ओ और वाई, एक्स ओ वाई वाला एक प्लेन हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, जिसे आप क्या बोलोगे, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन बोल के चलोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपका बाई है और ये आपका जेड एक्सिस है, तो बाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाई और ओरिजिन और क्या है, जेड एक्सिस, तो बाई ओ जेड, तो बाई और जेड को क्या बोल के चलोगे भाई, ये बाई और जेड प्लेन है, आपका बाई और जेड प्लेन है, ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद आप देखो ये वाला जो नीचे वाला प्लेन है उसमें आपका ये देखोगे एक्स एक्सिस और ये दिख रहा है आपको जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से ये बना हुआ प्लेन आपका ये नीचे है ये वाला, तो यहाँ पे इसको क्या बोलोगे भाई, इसको बोल के चलोगे भाई जेड ओ एक्स, जेड ओ एक्स। इसे क्या बोलते हैं भाई, जेड एक्स प्लेन बोलते हैं, या आप एक्स जेड प्लेन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको 3 प्लेन दिख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अब ये 3 प्लेन कौन कौन से हैं उसको आप रिटर्न करके चलो, ये आपके तीनों प्लेन कौन कौन से हैं जिसे हम लिखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहला अपना अपना जो प्लेन है वो कौन सा है, एक्स ओ और वाई, एक्स ओ और वाई, एक्स ओ और वाई। दूसरा प्लेन आपको जो दिख रहा था वो क्या दिख रहा था भाई, आपका ये दिख रहा था बाई ओ और जेड, बाई ओ और जेड, बाई ओ जेड। अब तीसरा जो आपका प्लेन दिख रहा था वो आपका क्या था, जेड ओ एक्स, क्या था भाई, जेड ओ एक्स, ठीक है। तो ये आपका एक्स ओ वाई है और बाई ओ जेड है और जेड ओ एक्स है। तो आप इसको क्या बोल के चलोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल के चलते हैं भाई, ये आपका होता है एक्स बाई प्लेन, इसी को क्या बोलते हैं, एक्स बाई प्लेन बोलते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे बाई जेड प्लेन, क्या बोलेंगे भाई, बाई जेड प्लेन। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं जेड एक्स प्लेन, क्या बोलते हैं भाई, जेड एक्स प्लेन। तो आपको ये समझ में आ गया कि यदि हम 3 डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो तीनों डायरेक्शन से क्या बन सकता है भाई, 3 डायरेक्शन से 3 प्लेन बन सकते हैं। कितने प्लेन बन सकते हैं, 3 प्लेन बन सकते हैं। आपका एक्स वाई प्लेन, बाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन आपका बन सकता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ये जो शेप बना है ना, ये प्लेन से जो बनने वाला है, आपका एक प्लेन ये, दूसरा प्लेन ये, तीसरा ये, तो 3 प्लेन से जो आपका आकृति बनती है, इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखें, तो यहाँ पे ये वाला प्लेन हो जाएगा, और इससे देखोगे तो ये वाला प्लेन बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इधर से इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इधर से देखोगे तो ये वाला प्लेन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है कि नहीं। तो इस प्लेन को हम बोलते क्या है, इसका एक नाम है, जब ये पूरा एक प्लेन बन जाएगा इसको हम बोलते हैं पैरेललोपाइड। क्या बोलते हैं भाई, पैरेललोपाइड बोला जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये जो आकृति बनी है वो कौन सी आकृति बन जाती है भाई, पैरेललोपाइड बन जाती है, ये आपको याद रखना है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये भी समझना पड़ेगा कि यदि हमें एक्स वाई प्लेन पता है, बाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन 3 आपके दे रखे हैं, तो इन तीनों प्लेन की कोई ना कोई इक्वेशन होने वाली है। अब इक्वेशन क्या क्या होती है वो भी हमें समझना है। क्या समझना है भाई, इक्वेशन। इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन को हम बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं भाई, समीकरण बोलते हैं। तो ये आपके समीकरण क्या होने वाले हैं ये हमें समझना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ध्यान से समझना, इक्वेशन आप समझ के चलो। जैसे कि आपके यहाँ सामने ये 3 प्लेन है, ये आपको दिख रहे होंगे,
अब आपको प्लेन ध्यान से देखना है, इनको यदि हम समझ जाओगे, इस डायग्राम को ऐसे बना के आप समझ रहे हो तो आपको चीजें आसानी से समझ पाओगे और आसान दिखेंगी, ठीक है। लेकिन आप इसको नहीं समझ पा रहे हो तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, ये आपको पेन दिख रही है। अब देखो यदि मुझे एक्स और वाई प्लेन चाहिए, केवल एक्स और वाई प्लेन चाहिए, तो यदि एक्स वाई प्लेन चाहिए तो जेड एक्सिस की हमें कोई जरूरत नहीं है। यदि हमें एक्स वाई प्लेन चाहिए तो जेड एक्सिस है ही नहीं, तो इस वाले प्लेन में जेड एक्सिस नहीं होगा। यदि मुझे एक्स वाई प्लेन चाहिए तो क्या होगा भाई, जेड एक्सिस 0 होगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। यदि मुझे बाई और जेड चाहिए तो एक्स एक्सिस की कोई जरूरत नहीं है, केवल बाई और जेड का प्लेन आपको मिल जाएगा। इस एक्स एक्सिस को 0 कर दो भैया, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ यदि हमें क्या चाहिए भाई, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस चाहिए, तो बाई वाले की हमें कोई जरूरत नहीं है, इससे जो बनने वाला प्लेन होगा वो प्लेन आपकी इक्वेशन आ जाएगी। कब आएगी, जब आप बाई बराबर के क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यदि हमें इक्वेशन चाहिए, यदि हमें क्या चाहिए भाई, हमें पहला पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख के चलें, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन। यदि हमें एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो वहां पर हमें जेड बराबर के 0 करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में आपको जेड एक्सिस कुछ मानना ही नहीं है, आपका जेड एक्सिस है ही नहीं। एक्स वाई प्लेन है तो आपको जेड एक्सिस कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब जेड बराबर के 0 मान के चलोगे। दूसरा पॉइंट आपका यह है कि आपको इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन, यदि हमें वाई जेड प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो आपको बताया था वाई जेड प्लेन की चाहिए तो भाई एक्स और आगे आपको 0 रखना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। यदि हमें इक्वेशन चाहिए भाई, हमें इक्वेशन चाहिए जेड एक्स प्लेन की, और जेड एक्स प्लेन की जरूरत है, तो इसका मतलब हमें वाई बराबर के 0 करना पड़ेगा। वाई बराबर के 0 होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। वाई बराबर क्या होता है, 0 होता है। यदि हमें इक्वेशन एक्स वाई प्लेन की चाहिए तो जेड बराबर के 0 करना पड़ेगा। यदि इक्वेशन में वाई जेड चाहिए तो एक्स वाई के 0 रखना पड़ेगा, और यदि हमें इक्वेशन पे जेड एक्स प्लेन चाहिए तो वाई बराबर के 0 रखना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे जब जब कभी भी पूछा जाए कि एक्स वाई प्लेन की क्या इक्वेशन रहने वाली है, तो आप डायरेक्ट बताओगे जेड बराबर के 0, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ पे ये सारी चीजें तो समझ में आ गई भाई। यहाँ से आपका क्या क्या बन सकता है भाई, आपका यहाँ से 3 प्लेन बनते हैं। यदि 3 डायमेंशन है, तीनों से आपका क्या बनता है, 3 प्लेन बनते हैं। और 3 प्लेनों की इक्वेशन क्या होती है, प्लेन को हम क्या बोलते हैं भाई, समतल बोलते हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्या बोलते हैं, समतल, है ना, एक तरह का समतल बन जाता है। ये भी आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि यदि कोई पॉइंट P है तो वो पॉइंट के क्या क्या कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, तो उस पॉइंट के क्या क्या कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो यदि हम बात कर रहे हैं पॉइंट के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। आपका पॉइंट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं भाई, बिंदु बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बिंदु। अब पॉइंट और बिंदु, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं भाई, इसको मान के चलते हैं हमारा ये P है। अब P है तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं x में भी होगा, y में भी होगा, z में भी होगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हम लिख के चलेंगे वो क्या लिख के चलेंगे भाई, x, y और z। इसके साथ साथ हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे भाई x अक्ष में चल रहा है तो इसका मतलब i कैप डायरेक्शन बता के चलेगा, और इसको हम क्या बोले भाई, p वेक्टर बराबर के क्या हो जाएगा, i कैप, और इसको हम बोलेंगे भाई j कैप, क्योंकि बाई एक्सेस में वो j कैप डायरेक्शन शो करता है, और z एक्सिस में वो z चलता है, और इसकी डायरेक्शन को कौन बताता है, k कैप बताता है। तो इसका मतलब आपका ये जो पॉइंट है, तो पॉइंट का जो इक्वेशन है हमें वेक्टर फॉर्म में जो लिख सकते हैं वो क्या आ जाएगा भाई, p बराबर के x आई कैप प्लस के y j कैप प्लस के z k कैप हम मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि किसी पॉइंट की इक्वेशन लिखना है या किसी पॉइंट को हमें मानना है जो कि दे नहीं रखा है, तो आप हमेशा यही मान के चलोगे कि p वेक्टर इज इक्वल टू आई, मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप आप मान के चलोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो दे रखी है ये चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपका x क्या है और y क्या है और z क्या है।
ठीक है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा भाई एक्स क्या है और वाई क्या है और जेड क्या है। एक्स क्या है, वाई क्या है और जेड क्या है, ये आपको समझना है। तो ये जो आपका एक्स वाई जेड है, ये क्या है, डिस्टेंस है। ये क्या है, डिस्टेंस है। और कहाँ की डिस्टेंस है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये कहाँ से डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम। अब देखो ध्यान से समझना, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम कहां से भाई, कौन सा प्लेन से, ये एक्स एक्सिस की दूरी है। ध्यान से समझना कि ये आपकी जो दूरी है ये वाली एक्स एक्सिस है, कहां से दूरी है, ये वाली दूरी है। और ये जो दूरी है वो किस प्लेन की दूरी है, किस प्लेन से दूरी है, ये ध्यान से देखो। क्या एक्स एक्सिस की तरफ चलोगे तो इस वाले प्लेन से ये वाली दूरी रहने वाली है, इस वाले प्लेन से ये वाली दूरी रहने वाली है। इसको समझने के लिए आप पेन्स का यूज करोगे। देखो पेन से आप आसानी से समझ पाओगे। देखो यहां से समझना, यदि मुझे एक्स एक्सिस चाहिए, क्या चाहिए, एक्स एक्सिस चाहिए, तो एक्स एक्सिस मतलब ये इधर की तरफ चल रहा है, इधर की तरफ चल रहा है। तो ये यहां से जब ये इतना इधर की तरफ चलेगा तो ये प्लेन कौन सा होगा जिससे भी हम दूरी नाप रहे हैं, तो ये वाला प्लेन आपका काम करना शुरू कर देगा कि ये जो प्लेन है इससे ये दूरी चल रही है भाई। अब ये वाला प्लेन कौन सा हो जाएगा भाई, ये वाला प्लेन हो जाएगा भाई बाई और जेड प्लेन। तो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस जो है, एक्स जो दूरी है, डिस्टेंस ऑफ ए पी, कहां तक, फ्रॉम आपका कौन सा प्लेन, बाई जेड प्लेन। कौन सा प्लेन है भाई, बाई जेड प्लेन है। कौन सा प्लेन है भाई, बाई जेड प्लेन। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा बाई जेड प्लेन से दूरी है, फिर कहां से दूरी है भाई, बाई जेड प्लेन से दूरी है। इसी तरह से बाई की बात करें तो डिस्टेंस ये कौन सी है भाई, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम कहां से आएगा भाई, फ्रॉम की बात करें तो आपको बाई एक्सिस बताना है, तो प्लेन कौन सा काम करेगा, नीचे वाला, जो कि आपका एक्स और जेड है। क्या है, एक्स जेड प्लेन, या हम इसको बोलते हैं जेड एक्स प्लेन। क्या बोलते हैं, जेड एक्स प्लेन। अच्छा, ये जेड एक्सिस आपकी जेड, ये कौन सी डिस्टेंस है, ये आपकी वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम। अब इसके लिए कौन सा प्लेन काम करेगा, ध्यान से देखना। ये जेड एक्सिस है मतलब इधर की तरफ है, और इधर की तरफ है तो इसका मतलब ये वाला प्लेन काम करेगा। और ये प्लेन कौन सा है, एक्स और वाई वाला प्लेन। कौन सा प्लेन है भाई, एक्स वाई प्लेन काम करना शुरू कर देगा। तो ये आपके पॉइंट क्लियर होंगे कि आपका एक्स वाई जेड क्या है। तो ये एक्स जो दूरी है वो कहां से दूरी होगी, वाई जेड प्लेन से दूरी होगी। जेड एक्स प्लेन से दूरी कौन सी होती है भाई, जेड एक्स प्लेन से दूरी आपका बाई होती है। और आपका एक्स वाई प्लेन से दूरी कौन सी हो जाएगी भाई, जेड हो जाएगी। जैसे कि आपसे बोला गया, आपसे ये बोला गया कि कोई पॉइंट पी है जो कि 2 -3 5 है। क्या दे रखा है, कोई पॉइंट है जो कि आपका 2 -3 5 है। या इसको इस तरह से भी दे सकता है कि P वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और प्लस का 5 के कैप। अब यहां से आपसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि बाई जेड प्लेन से दूरी क्या रहने वाली है, इस पॉइंट की बाई जेड प्लेन से दूरी कितनी रहने वाली है, ये आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया भाई, आपसे पूछा गया डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बाई जेड प्लेन, ठीक है। और आपसे पूछा गया डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम जेड एक्स प्लेन, आपसे ये पूछा गया। और आपसे क्या पूछा गया, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। तो आपका क्या आंसर आने वाला है, अब ध्यान से समझ। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा गया डिस्टेंस ऑफ ए पी फ्रॉम बाई जेड प्लेन, ठीक है ना। तो ये आपको लैंग्वेज में दे सकता है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो इसमें लैंग्वेज में दे रखा है तो आप यहाँ पे आराम से बता सकते हो। यदि आपसे बाई जेड प्लेन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, बाई जेड प्लेन पूछ रहा है, तो आपको एक्स का कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा, मतलब एक्स में वो कितना चल रहा है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। इसी तरह से आपको जेड एक्स प्लेन के बारे में पूछ रहा है तो आपको क्या देखना पड़ेगा भाई, बाई सकती। और आपको एक्स वाई प्लेन से दूरी पूछ रहा है, किसी पॉइंट के एक्स वाई प्लेन से दूरी पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपसे जेड में कितना चलता है, जेड में वो कितना चला भाई, 5 चला, 5 यूनिट आप चलता है। ये आपका 3 यूनिट चल रहा है, ये आपका 2 यूनिट चल रहा है। तो आपको यूनिट लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यदि दूरी दे रहा है तो यूनिट लिख सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 2 -3 और 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि आपको किसी भी प्लेन से आपको किसी पॉइंट की दूरी पूछी जाए तो आप आराम से बता सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट से रिलेटेड बातें हो चुकी हैं कि आपको क्या क्या पॉइंट्स और किस तरह से हम पॉइंट की दूरी बता सकते हैं कि वो पॉइंट कहां से कितने प्लेन के बारे में दे रखा है ना। तो आगे आने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेन से रिलेटेड आएगा, तो आपको यहाँ पर प्लेन के बारे में समझना पड़ेगा। अभी अभी आपको समझते हुए चलना पड़ेगा सारी चीजें, अभी से आपको सारी चीजें समझते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आगे चले। आगे आपका जो पॉइंट है, कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट होते हैं जो कि काम आने वाले हैं, जैसे कि आपका सम इंपोर्टेंट रिजल्ट हैं जो कि आपके आगे चल के काम आएंगे। जैसे कि हम बात करें, पहला पॉइंट आपका क्या होता है भाई, पहला पॉइंट है आपका डिस्टेंस बिटवीन, पहला पॉइंट आपका आता है भाई डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब इस पे हमें बात करनी है भाई, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपके सामने दो पॉइंट्स दे रखे हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या रहने वाली है, ठीक है कि नहीं। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब यहाँ पे ये आपको समझना पड़ेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या रहने वाली है। जबकि आप कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ते हो तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के अंदर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया जाता है, आप प्रूफ भी कर सकते हो। क्या आता था आपको याद हो, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आता था, ये आप पता है। लेकिन अब की बात यहाँ पे क्या है, आपके सामने दो पॉइंट्स हैं। आपकी बात क्या है, आपके सामने एक पॉइंट ये दे रखा है और आपका एक पॉइंट आपको क्या दे रखा है भाई, एक पॉइंट आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो आपका ए पॉइंट ये है और ये आपका बी पॉइंट है। अब ये जो मेजर किए जाते हैं वो सभी कहाँ से मेजर किए जाएंगे भाई, यहाँ से ओरिजिन से मेजर किए जाते हैं। कहाँ से मेजर किए जाएंगे, सभी के सभी ओरिजिन से मेजर किए जाते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब ये आपका ए वेक्टर हो जाएगा और ये आपका वी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये वाली दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, इसको हमें ध्यान से देखना है, आप आराम से इसको और बना सकते हो। जैसे कि आपका ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, अब ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। तो आपका ये आपका ओ ए वैक्टर है, ये आपका ओ बी वैक्टर, जो कि ओरिजिन से सारी चीजें नापी जाती हैं। आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए भाई ए बी, क्या चाहिए भाई, ए बी चाहिए। तो ए बी चाहिए, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा, यदि आपका ए पॉइंट आपका है x1 y1 और z1, यदि आपका बी पॉइंट जो है आपका x2 y2 और आपका क्या है z2 आपको दे रखा है। ओरिजिन की बात करें तो वो 0,0,0 होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है भाई, ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब आपको ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप इसमें बता सकते हैं, जब दो तीर एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से तो ये तीर फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन ये वाला तीर इसको ऐसे करके फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो तीर फॉलो करते हैं उसको एक तरफ रखते हैं, जो तीर विपरीत होते हैं उसको दूसरी साइड में हम लिखते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख के चलेंगे भाई, हम यहाँ पे लिख के चलेंगे ओ ए वेक्टर और प्लस हो जाएगा भाई आपका ए बी वेक्टर। क्या हो जाएगा आपका प्लस ए बी वेक्टर हो जाएगा, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा भाई, बराबर में आ जाएगा आपका ओ बी वेक्टर। क्या आ जाएगा भाई, ओ बी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो आप ए बी निकालोगे तो क्या आएगा भाई, ए बी निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, ये हो जाएगा आपका ओ बी वेक्टर माइनस के क्या आ जाएगा भाई, ओ ए वेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस के ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है x2 y2 और z2, और ये आपको दे रखा है माइनस x1 y1 और कॉमा z1। इसको आपको घटाना है। तो आपका जो ए बी का जो कोऑर्डिनेट आएगा, तो ए बी का जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या आया भाई, x2 माइनस के x1 आ गया,
x2 माइनस के x1 आ गया, और कॉमा y2 माइनस के y1 आ जाएगा, और z2 माइनस के z1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका ए बी वैक्टर आया है। अभी आपका क्या है, ए बी वैक्टर आया है, और हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे जब ए बी वैक्टर पता चल गया और ए बी वैक्टर का हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है मतलब इसका क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे बताओ भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर, तो ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, और आपको ये पता ही है कि मैग्नीट्यूड आता है तो हम क्या करते हैं भाई, मैग्नीट्यूड आता है तो हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं, और एक्स एक्सिस में वो कितना चलता है इसका स्क्वायर करते हैं भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस बाई एक्सिस में वो कितना चला है उसका स्क्वायर करते हैं y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, और जेड एक्सिस में वो कितना चला है उसका स्क्वायर करते हैं तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि यदि हमें वेक्टर के 2 पॉइंट्स दिए जाएं, या वेक्टर में हमें 2 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, तो उन पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या होती है, ये आप डायरेक्ट अब याद रखोगे। क्या याद रखोगे भाई, आपका रूट के अंदर x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 पे होल स्क्वायर होता है, ये आप याद रखोगे। ये डिस्टेंस आ गई भाई, ये मैं d बराबर के लिख देता हूँ। d बराबर के आपका क्या होता है, ये आपका होता है x2 माइनस x1 पे होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 पे होल स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब किस तरह से आया ये आपको समझ में आ रहा होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। यदि हम बात करें 3D के अंदर, किसके अंदर, 3D के अंदर, आपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपने 2D में पढ़ा था जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपको केवल और केवल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ही दिया था। जब आप 3D पढ़ोगे तो यहाँ पे z2 माइनस z1 पे होल स्क्वायर बढ़ जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ठीक, इससे रिलेटेड आप एक सवाल कर सकते हैं, जैसे कि आपसे बोला गया, जैसे कि आपसे बोला गया है कि आपके 2 पॉइंट्स हैं, आपके 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, आपके 2 पॉइंट्स ए और बी हैं। जैसे कि हम बोल के चलें कि आपका ए पॉइंट है, ए वेक्टर बोल के चलते हैं, तो आपका ये 2 आई कैफ है प्लस के, और 2 जे कैफ और प्लस के 3 के कैफ है। ठीक है, और आपका जो बी वेक्टर है वो आपको दे रखा है भाई आई कैफ, और यहाँ पे आपको दे रखा है जे कैफ, और यहाँ पे आपको दे रखा है 2 के कैफ। ठीक है, तो 2 वेक्टर हैं आपके ए और बी, क्या दे रखे हैं, ए और बी दे रखे हैं, या हम बोल सकते हैं ए और बी अभी 1-2 पॉइंट्स हैं। क्या है, 2 पॉइंट्स हैं, पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो इन दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों पोजीशन वेक्टर की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आप फॉर्मूला लगाओ, केवल d बराबर के रूट के अंदर यही फॉर्मूला लगा देना है कि x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 पे होल स्क्वायर, और यह आपका z2 माइनस के z1 पे होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे कि x2 कितना दे रखा है भाई, 1 दे रखा है, माइनस x1 कितना दे रखा है आपका 2 दे रखा है, इसका स्क्वायर करोगे, और y2 कितना दे रखा है 1 दे रखा है तो 1 माइनस, और आपका y1 कितना दे रखा है 2 दे रखा है, इसका स्क्वायर करोगे, प्लस z2 z कितना है 2 माइनस, और z1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस ये -1 का होल स्क्वायर आएगा, और ये -1 का ही होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 1 + 1 + 1, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, √3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो डिस्टेंस है, 2 पोजीशन वेक्टर या 2 पोजीशन पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या आ गई भाई, √3 आ गई। ठीक है, तो 2 पोजीशन पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे और आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अगला पॉइंट आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। और वेक्टर के अंदर भी आपको सेक्शन फॉर्मूला कराया था,
तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूले के बारे में बात करनी है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट है वो है आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला क्या था आपको ये याद होना चाहिए कि यदि सेक्शन फॉर्मूला की हम बात कर रहे हैं तो दो तरह से हम सेक्शन कर सकते हैं। एक आपका क्या होता था भाई, एक होता था भाई आपका इंटरनल, क्या होता था, इंटरनल सेक्शन था, इंटरनल डिवीजन के नाम से जानते थे। क्या जानते थे भाई, इंटरनल डिवीजन के नाम से जानते थे, जिसे हम अंत विभाजन बोलते थे। दूसरा आपका था एक्सटर्नल, दूसरा आपका क्या था भाई, एक्सटर्नल डिवीजन था। क्या था भाई, एक्सटर्नल डिवीजन था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड आपको बातें करनी है। तो आपको यहाँ पर केवल और केवल यही याद रखना है कि आपको यदि एक्स अक्ष का पॉइंट ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एक्स अक्ष के पॉइंट को हमें ज्ञात करना है, तो आप क्या करोगे भाई, केवल एक्स का मान चाहिए, और क्या चाहिएगा, पाई का मान चाहिएगा, और किसका मान चाहिए होगा, जेड का मान चाहिए होगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे आपके दो पॉइंट्स होते हैं, आपका ए वेक्टर या बी वेक्टर ऐसे दे रखे हैं, और इसको इंटरनल डिवीजन करता था, ये पी वेक्टर था। तो यहाँ पे आपको जब निकालना होता था तो आप डायरेक्ट ये बोलते थे कि एम रेशो यदि एन है तो आप लिखते थे भाई एम है, तो इसको निकालते थे बी वेक्टर, क्या करते थे, बी वेक्टर प्लस फिर एन लिखते थे और इसको लिखते थे ए वेक्टर, अपॉन में क्या करते थे भाई, एम प्लस के एन करते थे। क्या करते थे भाई, एम प्लस के एन करते थे, ठीक है। क्या करते थे भाई, एम वी वेक्टर प्लस के एन ए वेक्टर करते थे। यदि हमें एक्स वाई जेड के प्लेन चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखो ये लिखना है, आप ये समझ के चलो दो वेक्टर ऐसे हैं जो आपके x1 x2 और x3, यहाँ पे हम मान के चलें आपके दो वेक्टर ऐसे हैं, आपका ए वेक्टर है आपका x1 y1 और z1, और दूसरा है आपका x2 y2 और z, ठीक है। तो यहाँ से आपको केवल x के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये लिखोगे आप m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई क्या आएगा, m प्लस के n आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट निकालोगे x y z के। तो ये m का गुणा किससे करोगे, x2 से, किससे, x2 से, प्लस हो जाएगा n का गुणा करोगे x1 से, मतलब क्रॉस करना होता है, इसका गुणा आप x1 के x वाले से और इसका गुणा x1 से करोगे, जब हमें केवल x के कोऑर्डिनेट चाहिए तब। तो ये आपका आ जाएगा m प्लस के n, इसको देखोगे तो आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका m बाई 2 प्लस n बाई 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा भाई, m प्लस के n आ जाएगा। इसी तरह से यदि z की बात करेंगे तो ये आएगा m z2 प्लस n z1 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा आपका m प्लस के n आ जाएगा, ठीक है। तो x y और z ये आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपका ये वो पॉइंट आ जाएगा जो आपको इंटरनल डिवीजन कर रहा था, ठीक है। यदि हमें क्या चाहिए भाई, एक्सटर्नल डिवीजन चाहिए, तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हमें x के कोऑर्डिनेट चाहिए भाई, और y के कोऑर्डिनेट चाहिए भाई, और z के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे लिखोगे आप m x2 माइनस के n x1 डिवाइड बाई m माइनस के n। इसी तरह से यहाँ पे लिखोगे m y2 माइनस के n y1 डिवाइड बाई m माइनस के n। यहाँ पे लिखोगे आप m z2 माइनस के m z1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा भाई, m माइनस के n आ जाएगा, ठीक है। तो केवल इतना सा चेंजेज आता है, यदि हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करते हैं तो ये चेंजेज आ जाता है कि उसमें प्लस की जगह पर माइनस हो जाता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला आपका सिंपल है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको इसका जो प्रूफ है वो आपको वहां पे करा दिया था जब आप वेक्टर पढ़ रहे थे, तो बहुत सी चीजें जो है आप वेक्टर में पढ़ चुके हो, तो इस वजह से आपको यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे चीजों को बस समझते हुए और आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि 3D के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो वेक्टर से ही रिलेट करते हैं, तो आप आराम से कर पाओगे, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है कि नहीं।
जब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो अब आगे चलें। तो सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड आपसे क्या बोला गया, आपसे ये बोला गया कि भाई आपको दो पोजीशन पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपका ए वेक्टर है और जो आपका बी वेक्टर। ए वेक्टर जो है आपका 2i कैफ प्लस के 2j कैफ और प्लस के 3k कैफ है, और जो आई कैफ माइनस का जे कैफ और प्लस का के कैफ आपको बी वेक्टर दे रखा है। अब ए वेक्टर और बी वेक्टर को कोई पॉइंट्स ऐसा है जो डिवीजन कर रहा है 3:2 में। किसमें डिवीजन कर रहा है? 3:2 में। तो आपको उस बिंदु के कोऑर्डिनेट बताने हैं, उसके निर्देशांक बताने हैं जो इसको इंटरनल डिवीजन करता है, इंटरनल डिवीजन कर रहा है, और इसके बाद आपका एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है, तब उसको बताना है। तो दोनों ही डिवीजन के लिए आपको उसके पॉइंट्स बताने हैं। तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहला काम है आपको इनको कोऑर्डिनेट पे लिख लेना, जो कोऑर्डिनेट से आपको आसानी मिल जाएगी। ये आपका 2, 2 और 3 है, ये आपका 2, 2, 3 है, ये आपका 1, -1 और 1 है, और ये आपका m है और ये आपका n है। तो आपको ये पता था यदि हमें x के कोऑर्डिनेट चाहिए, इस वाले पॉइंट के x के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो m का गुणा जो है वो आपका x2 से करोगे, तो 3 का गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा भाई, 3 गुणा 1 करेंगे, फिर आपका प्लस आता है। अब 2 का गुणा किससे करोगे भाई, x1 से करोगे, तो 2 का गुणा हो जाएगा भाई 2 के साथ, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा भाई, m प्लस के n आ जाता है, 3 प्लस के 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 3 प्लस के 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 3 आएगा प्लस के 4 आ जाएगा, ये आपका 7 आएगा और 7/5 आ जाएगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आया वो 7/5 आ गया। ठीक है, यदि हमें y के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y के कोऑर्डिनेट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर m का गुणा बाई 2 से करना पड़ेगा। तो आप 3 गुणा क्या करोगे भाई, -1 करोगे, फिर आएगा प्लस, फिर आप n का गुणा करोगे भाई बाई 1 से, तो 2 गुणा 2 करना पड़ेगा, 2 गुणा 2 करना पड़ेगा, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, m प्लस के n आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा, तो भाई 1/5 आ जाएगा। इसी तरह से आप z के कोऑर्डिनेट निकालोगे, तो z के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, m का गुणा z2 से करोगे तो क्या आएगा भाई, 3 गुणा 1 आ जाएगा, प्लस करोगे, अब n का गुणा z1 से करोगे तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, 2 इंटू 3 आएगा, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, 3 और ये 6, तो आपका आएगा 9 और 9/5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो इंटरनल डिवीजन है वो आपका क्या आ जाएगा भाई, इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन जो आया वो आपका क्या आ जाएगा भाई, इंटरनल डिवीजन आ जाएगा भाई 7/5 आई कैप और प्लस 1/5 जे कैप प्लस 9/5 के कैप। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया भाई, इंटरनल डिवीजन आ गया। क्या आ गया भाई, इंटरनल डिवीजन आ गया। तो इसी तरह से आप क्या करोगे भाई, एक्सटर्नल डिवीजन को करोगे, और एक्सटर्नल डिवीजन को आप खुद सॉल्व करोगे, और इसका आंसर आप कमेंट में बताओगे। कमेंट में इसका आंसर आप जरूर दें कि आपका एक्सटर्नल डिवीजन का आंसर क्या आने वाला है, आप कमेंट में जरूर बता के चलोगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको चर्चा जो है वो हम करते हैं डायरेक्शन कोसाइन पर। डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन 3 पॉइंट्स हैं। देखो इंपोर्टेंट रिजल्ट इसलिए बताए हैं क्योंकि इन पॉइंट्सों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। जब आपको वेक्टर कराया था उसमें भी आपको इन पॉइंट्स पर चर्चा हुई थी। तो आपका जो तीसरा पॉइंट है वो आपका कौन सा पॉइंट है भाई, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशोस, डायरेक्शन रेशोस एंड डायरेक्शन कोसाइन, एंड डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ पे आपको ये बताया था यदि आपका आर वेक्टर कोई दे रखा है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ r1 आई कैप, r2 जे कैप और r3 के कैप,
यदि कोई आपका आर वेक्टर आपको दे रखा है और आर वेक्टर में आप देखोगे कि एक्स एक्सिस में वो आपका r1 चलता है, तो आपका एक्स एक्सिस में क्या चल रहा है भाई, r1। ये किस में है, ये आपका एक्स एक्सिस में चलता है, मेजर कर रहा है। ये r2 जो है वो वाई एक्सिस में कितना चल रहा है उसको बताता है, और आपका जो R3 है वो आपका जेड एक्सिस में वो कितना चला है, कितना उसने मेजर किया है उसको बताता है। तो ये जो तीनों चीजों को बता के चल रहा है, R1, R2 और R3, एक्स एक्सिस में मेजर, वाई एक्सिस में मेजर और जेड एक्सिस में मेजर। तो आपने जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में मेजर किया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो बेसिकली अब क्या क्या आगे भाई, आपके डायरेक्शन रेशो आगे भाई R1, R2 और R3। क्या आगे भाई, R1, R2 और R3 बेसिकली आपके क्या है, ये आपके डायरेक्शन रेशोज है। ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो यदि हम बात करें आर वेक्टर के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आर वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर हम निकालें तो वो क्या हो जाएगा भाई, यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो ये आता है आर वेक्टर अपॉन के आर वेक्टर का मॉड। आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड आपका क्या कहलाता है भाई, यूनिट वेक्टर कहलाता है। और यूनिट वेक्टर बेसिकली आपका क्या दर्शाता है, डायरेक्शन को शो कराता है। किसको शो कराता है भाई, डायरेक्शन को। तो जब ये डायरेक्शन को शो कराता है तो आपका जो आर वेक्टर है वो आपको दे रखा है R1 आई कैप, R2 जे कैप और प्लस R3 के कैप। अपॉन में क्या आ जाएगा इसका, आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, R1 पे स्क्वायर, R2 पे स्क्वायर प्लस के R3 पे स्क्वायर आ जाएगा। क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि R1 अपॉन में आ जाएगा रूट के अंदर R1 पे स्क्वायर प्लस R2 पे स्क्वायर प्लस R3 पे स्क्वायर, जो कि आपका आई कैप। क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि R2 अपॉन रूट के अंदर R1 पे स्क्वायर, R2 पे स्क्वायर और R3 पे स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं जे कैप। और अगले वाले को ये लिख सकता हूँ R3 अपॉन रूट में आ जाएगा R1 पे स्क्वायर प्लस R2 पे स्क्वायर और R3 पे स्क्वायर, जो कि आपका आ जाएगा के कैप। तो ये आपका क्या आ गया भाई, आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली आपको क्या देता है, डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली आपको एंगल देता है। अब किसका एंगल देता है, जैसे कि आपको कोई आर वेक्टर दिया, अब ये आर वेक्टर कितना झुका हुआ है, किससे भाई, किससे झुका होगा भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तीनों डायरेक्शन से कितना ये झुका हुआ है वो हमें कौन बता के देता है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली हमारा क्या देता है, ये हमें झुकाव देता है, और झुकाव मतलब होता है एंगल। क्या देता है, एंगल देता है। अब ये झुकाव कहाँ से है भाई, तीनों डायरेक्शन से, आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल्स होते हैं, झुकाव होते हैं। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात आई है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस में झुकाव को हम बोलते हैं कॉस अल्फा। क्या बोलते हैं, कॉस अल्फा। वाई एक्सिस में जो झुकाव होता है उसको हम बोलते हैं कॉस गामा। और जेड एक्सिस में जो झुकाव होता है वो क्या होता है आपका, देखो सॉरी, वाई एक्सिस में आपका क्या आ जाएगा, बीटा, और जेड एक्सिस में क्या आएगा, गामा आ जाएगा। तो आपका एक्स एक्सिस में जो झुकाव होता है वो आप कॉस अल्फा से रिप्रेजेंट करते हो, वाई एक्सिस में जो झुकाव होता है वो आप कॉस बीटा से रिप्रेजेंट करते हो, जेड एक्सिस में जो झुकाव होता है आप उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो भाई, कॉस गामा से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस की बात आए तो वो झुकाव क्या होता है भाई, कॉस अल्फा। और वाई एक्सिस की बात आए तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं कॉस बीटा। और जेड एक्सिस की बात करेंगे तो इसको हम क्या बोल के चलेंगे भाई, इसको बोलते हैं कॉस गामा। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और आगे चल के डायरेक्शन कोसाइन को इसको हम एल बोलते हैं, इसको हम एम बोलते हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, एम, एल, एम और एन बोलते हैं। ये सारी चीज आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अब ये समझना पड़ेगा कि
आर वेक्टर आपने यूनिट वेक्टर निकाला है, और यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या देगा, डायरेक्शन देगा, और डायरेक्शन ही आपका क्या होता है, झुकाव होता है, और झुकाव ही आपका क्या है, आपको निकालना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस में जो झुकाव है क्या है, r1 अपॉन रूट r1 पे स्क्वायर प्लस r2 पे स्क्वायर प्लस r3 पे स्क्वायर है। आई कैप किसको बताता है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो झुकाव है बेसिकली क्या है, ये है, एक्स एक्सिस में जो झुकाव है ये है, और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम बोल रहे हैं कॉस अल्फा, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एल भी बोल रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉस अल्फा, और इसी को बोल रहे हैं एल। आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो अलग अलग नाम है और इनका काम एक ही है, लेकिन आपको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करने को मिलता है। आप वहां पे एल एम एन आप यूज करते हो, तो आपको याद होना चाहिए कि इसको हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा भी बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो कॉस अल्फा बेसिकली क्या होता है, r1 अपॉन रूट r1 पे स्क्वायर प्लस r2 पे स्क्वायर प्लस r3 पे स्क्वायर होता है। ऐसे जेड कैप की बात करें तो क्या होता है, बाई एक्सिस, और बाई एक्सिस में क्या झुकाव है, देखो ये वाला झुकाव क्या है, ये बाई एक्सिस को शो करता है। अब बाई एक्सिस को शो कर रहा है तो इसको मतलब हम इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं कॉस बीटा, और कॉस बीटा को ही हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं। ये जो झुकाव है वो किसका दिखा रहा है भाई, ये जो झुकाव दिखा रहा है ये आपका जेड एक्सिस को दिखा रहा है, और जेड एक्सिस दिखा रहा है तो इसको हम बोलते हैं भाई कॉस गामा, और ये इसको क्या बोलते हैं भाई, एन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन भी बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉस अल्फा क्या है, एल क्या है, आपका कॉस बीटा क्या है, एम, और कॉस गामा क्या है, एन, और वो होते क्या है, ये और ये सारी चीजें समझ में आ गई। यही सारी चीजें हमने आपको वेक्टर में भी बताई थी। आपने वेक्टर वाला यदि सेशन देख रखा है तो आपको ये सारी चीजें और इजीली समझ में आ रही होंगी। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे आगे चलें, अब आगे चलें तो आपको देखो यहाँ पे क्या क्या समझ में आ गया। ये सारी चीज़ों को हम एक साइड में लिख के चलते हैं, क्या क्या चीज़ें समझ में आई है वो सारी चीज़ों को हम एक लाइन में लिख के चलते हैं। क्या क्या आपके रिजल्ट आए हैं और क्या क्या आपकी डायरेक्शन कोसाइंस है, इसको लिखते हैं। फिर उसके बाद और भी हम रिजल्ट पे बातें करेंगे। देखो इसके अंदर मैंने बहुत सारे रिजल्ट कराए हैं, अच्छे खासे रिजल्ट हैं जो कि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप ध्यान से देखो कि आपने क्या समझा कि एक्स एक्सिस में आपका जो झुकाव है, एक्स एक्सिस में झुकाव, तो एक्स एक्सिस में आपका जो झुकाव हो या एक्स एक्सिस में डायरेक्शन, या हम बोले एक्स एक्सिस में डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में क्या बोले भाई, डायरेक्शन। चूंकि डायरेक्शन भी क्या है, एक तरह का झुकाव को शो करती है कि कितना आप किस डायरेक्शन में इस तरह से झुके हुए हो, तो एक्स एक्सिस में डायरेक्शन। या हम बात करें आपसे वाई एक्सिस में झुकाव, वाई एक्सिस में झुकाव की, और या हम बोले एक्स आपका बाई एक्सिस में डायरेक्शन, बाई एक्सिस में डायरेक्शन, ठीक है। या हम बात करें जेड एक्सिस की, और जेड एक्सिस में झुकाव ये आपका आना चाहिए, और यहाँ पे आप बात करेंगे कि जेड एक्सिस में डायरेक्शन, जेड एक्सिस में डायरेक्शन। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। और इसके बाद आपने इसको क्या बोला भाई, जो एक्स एक्सिस में झुकाव होता है उसी को आपने बोल दिया भाई कॉस अल्फा, बाई एक्सिस में जो डायरेक्शन होता है या झुकाव होता है उसी को आपने क्या बोला है भाई, कॉस बीटा बोला है। और जेड एक्सिस में जो झुकाव है और एक्स जेड एक्सिस में जो डायरेक्शन है उसी को हमने क्या बोला है, कॉस गामा, आपने बता दिया है, ठीक है। अब इसी को एक और नाम से जाना जाता है, वो आपके नाम क्या है, इसको हमने एक नाम दिया गया था एल, इसको नाम दे दिया एम, और इसको ही नाम दे दिया एन। और इसका जो फाइनल रिजल्ट आया था वो आपने क्या निकाला था, फाइनल रिजल्ट निकाला था आपने लिखा था r1 अपॉन, और रूट के अंदर क्या आ रहा था भाई, r1 पे स्क्वायर प्लस r2 पे स्क्वायर प्लस r3 पे स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऊपर आप लिखोगे एक्स अक्ष में जो चला है वो, और नीचे क्या लिखोगे, उसका पूरे वेक्टर का मॉडुलस, पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि हमें बात करनी है बाई एक्सिस में, और आपको बाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करनी है, तो अब बाई एक्सिस में जो आपका कोऑर्डिनेट है वो आपको देखना है y2, आपका क्या है r2 है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, वही आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड, आपका r1 पे स्क्वायर, r2 पे स्क्वायर और r3 पे
स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपका कॉस गामा बराबर क्या, एन बराबर के क्या आया भाई, ये आया आपका R3 अपॉन में रूट के अंदर R1 पे स्क्वायर और R2 पे स्क्वायर प्लस के R3 पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन से जो आपकी चर्चा हो सकती है, क्या क्या क्वेश्चन के अंदर वो दे सकता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। क्या क्या चीजें वो लिख के दे सकता है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अब यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे ये समझ के चलो कि यदि मैं ये बात कर रहा हूँ कि एल एम और एन बराबर के ये होता है, तो अब यहाँ पे आप एक रिजल्ट और निकाल सकते हो। जैसे कि आप ध्यान से समझो, यदि मैं कहूँ कि एल पे स्क्वायर और मैं कहूँ कि एम का स्क्वायर कर दो भाई जोड़ के, और फिर एन का भी स्क्वायर करके जोड़ दो, मतलब आप तीनों डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्या कर देना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा ये समझ के चलो। जब आप एल का स्क्वायर कर रहे हो तो इसका स्क्वायर करोगे, तो इसका स्क्वायर करते हो तो आपको क्या बनेगा भाई, इसका मिलता है R1 पे स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, R1 पे स्क्वायर R2 पे स्क्वायर प्लस के R3 पे स्क्वायर प्लस, अब आप m पे स्क्वायर करो, प्लस करना है m पे स्क्वायर, m पे स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब यह है आपका R2 पे स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, R1 पे स्क्वायर R2 पे स्क्वायर और R3 पे स्क्वायर। अब बराबर में आपका n पे स्क्वायर, अब n पे स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका R3 पे स्क्वायर अपॉन में R1 पे स्क्वायर R2 पे स्क्वायर और R3 पे स्क्वायर। जैसे ही आपने L पे स्क्वायर प्लस M पे स्क्वायर प्लस N पे स्क्वायर करके आपने ऐड किया है, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आने वाला है, ये आपको स्टार बना लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम का है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखोगे तो तीनों के सामने आपका जो नीचे जो संख्या है वो सेम है, तो जब संख्याएं सेम रहती हैं तो उनका एलसीएम भी सेम ही आता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई, यहाँ पे लिख सकते हो R1 पे स्क्वायर R2 पे स्क्वायर और R3 पे स्क्वायर। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब ऊपर आपको क्या दिख रहा है, आपको ऊपर भी दिख रहा है R1 पे स्क्वायर बचा केवल, यहाँ पे देखोगे R2 पे स्क्वायर दिख रहा है, और ऊपर देखो ये आपका R3 पे स्क्वायर दिख रहा है। ऊपर आपने देखा और नीचे आपने देखा, क्या दोनों ही संख्या सेम है, और सेम है तो ये दोनों ही संख्या एक दूसरे से कट जाएंगी। जैसे कि आपको पता है 2/2 क्या होता है, 1 होता है, 3/3 आ जाए तो 1 होता है, 3/3 4/4 ऐसे कभी भी आए तो सेम बाई सेम आता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट है, वो आपका फाइनल रिजल्ट क्या आ गया भाई, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आया कि एल पे स्क्वायर प्लस एम पे स्क्वायर प्लस एन पे स्क्वायर बराबर के आपका क्या आ जाएगा भाई, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है भाई, 1 आता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड। और भी क्या चीजें हो सकती हैं डायरेक्शन कोसाइन के अंदर, ये भी हमें समझना है कि डायरेक्शन कोसाइन के अंदर और क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं या क्या क्या बातें हो सकती है। अब आपने जो रिजल्ट निकाला है, वो रिजल्ट आपने क्या निकाल लिया भाई, ये आपको याद है कि एल पे स्क्वायर आपने निकाला भाई, एल पे स्क्वायर प्लस एम पे स्क्वायर प्लस एन पे स्क्वायर इक्वल टू क्या निकाल लिया, 1 निकाल लिया। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि यदि एल की बात कर रहे हैं तो एल आपका कॉस अल्फा होता है, एम की बात कर रहे हैं तो एम आपका क्या होता है, कॉस बीटा होता है, एन की बात कर रहे हैं तो आपका कॉस गामा होता है। ये आपने देख रखा है और समझा दिया है। तो आपको ये बोल के चले, एल की जगह पर मैं लिख सकता हूँ कॉस पे स्क्वायर अल्फा प्लस एम की जगह पर लिख सकता हूँ कॉस पे केवल कॉस बीटा लिख सकता हूँ, और एन की जगह पर मैं कॉस गामा लिख सकता हूँ। तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, कॉस पे स्क्वायर गामा आ जाएगा, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक फाइनल रिजल्ट आपको आंखों के सामने ये दिख जाता है
और आपको ये भी दिख जाता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके साथ साथ आपने एक ये भी त्रिकोणमिति के अंदर पढ़ रखा है कि साइन पे स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ रखा है कि साइन पे स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के कॉस पे स्क्वायर थीटा होता है, ये भी पढ़ रखा है। और इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ रखा है यदि कॉस स्क्वायर थीटा को यही रखा जाए और साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया जाए तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने ये भी पढ़ रखा है। तो यदि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि आपका कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस के साइन पे स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूं। और कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकता हूं भाई, 1 माइनस के साइन पे स्क्वायर बीटा लिख सकता हूं। और कॉस पे स्क्वायर गामा को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस के साइन पे स्क्वायर गामा लिख सकता हूं। और बराबर के क्या चल रहा है भाई, 1 चल रहा है। जब इसमें देखोगे ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये 1 1 क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका साइन पे स्क्वायर अल्फा और माइनस ये हो जाएगा आपका साइन पे स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन पे स्क्वायर गामा। तो बराबर के क्या चल रहा है, 1 चल रहा है। ठीक है, ये माइनस के सभी हैं, इस वजह से इसको हम इधर लेके जाएंगे और ये प्लस का 1 इधर है तो इसको इधर लेके आएंगे। तो इसका मतलब ये आएगा 3 माइनस का 1 और ये आपका आ जाएगा इधर की तरफ, देखोगे इधर लेके जाओगे तो प्लस में आ जाएगा। तो साइन पे स्क्वायर अल्फा ये आपका हो जाएगा साइन पे स्क्वायर बीटा और प्लस ये आपका आ जाएगा साइन पे स्क्वायर गामा। अब 3 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा भाई, 2 आ जाएगा और ये आपका आंसर आ गया भाई साइन पे स्क्वायर अल्फा प्लस साइन पे स्क्वायर बीटा और आपका प्लस साइन पे स्क्वायर गामा। ये आपका कितना होता है, 2 होता है। ये आपका कितना होता है, 2 होता है। तो आपसे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइन पे स्क्वायर अल्फा प्लस साइन पे स्क्वायर बीटा प्लस साइन पे स्क्वायर गामा का मान क्या होगा। तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, इसका मान क्या होता है भाई, 2 होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में, एनडीए में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और आपसे कभी कभी ये बोर्ड में प्रूफ्स भी पूछ लेता है कि प्रूफ कीजिए, तो आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको नोट करोगे और प्रूफ कर दोगे, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ आप यहाँ पे और भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो इतना ही काफ़ी है। आप इन रिजल्ट को याद रखें। तो डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड जो भी बातें हो सकती हैं वो सारी बातें अब तक कवर हो चुकी हैं, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि आपसे यहाँ पे बोल दिया जाए कि आपको कोई आर वेक्टर दे दिया जा रहा है, जैसे आपसे बोला गया कि आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस के 3j कैप प्लस के 4k कैप। तो आपसे पूछा गया कि डायरेक्शन रेशो निकालिए और आपसे बोला गया डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो आप डायरेक्शन रेशो बताओगे, आप डायरेक्शन रेशो क्या है आप डायरेक्ट बताओगे, यहाँ पे ये 2 है, ये आपका 3 है और ये 4 है। तो 2, 3 और 4 ये आपके डायरेक्शन रेशो है। यदि आपने डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो आप डायरेक्ट बताओगे कि आपका 2 बटे आपका क्या आ जाएगा, मॉड दे देना है। मॉड क्या आएगा भाई, ये आपका 2 का स्क्वायर करोगे, ये 3 का स्क्वायर, ये आपका 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यदि हमें वाई एक्सेस बताना है तो आपका क्या करना पड़ेगा भाई, 3 अपॉन यही आपको मॉड कर देना है, 2 पे स्क्वायर प्लस 3 पे स्क्वायर प्लस 4 पे स्क्वायर। इसी तरह से जेड एक्सेस की बात करेंगे तो 4 अपॉन क्या आ जाएगा, रूट में 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो इसका डायरेक्शन आपके क्या आ गया भाई, डायरेक्शन कोसाइन ये आपका आ जाएगा 4 और ये आपका 9 आ जाएगा। ये 4 प्लस 9 और प्लस 16, 25 और रूट के अंदर 29, तो ये आपका कितना आ गया भाई, रूट 29 आ गया। इसी तरह से ये आपका 3 अपॉन रूट 29 आ जाएगा, ये आपका 4 अपॉन रूट 29 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गए भाई, ये आपके आ गए डायरेक्शन कोसाइन, ये आपके क्या आ गए, डायरेक्शन कोसाइन आ गए। तो डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये आपको समझ में आ गया।
अब देखो ध्यान से समझना, यदि हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए केवल एक्स एक्सिस का, किसका चाहिए, एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का चाहिए तो केवल आप ये समझ के चलो, केवल एक्स एक्सिस चाहिए तो इसका मतलब बाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तो जरूरत ही नहीं है, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस की आपको जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये होने नहीं वाले हैं। यदि बाई एक्सिस हमें चाहिए, यदि बाई एक्सिस का हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो यहाँ पे इसका मतलब है एक्स एक्सिस नहीं आने वाला और जेड एक्सिस नहीं आने वाला, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कट कर सकते हैं, मतलब आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं, केवल जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए यदि जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस का कोई भी आपका कोऑर्डिनेट नहीं आएगा और ना ही आपका ये वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट आने वाला है, ये आपके क्या हो जाएंगे भाई, जीरो माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, जीरो माने जाते हैं। क्या माने जाएंगे, जीरो माने जाएंगे, जीरो माने जाएंगे, जीरो और जीरो। ठीक है, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये भी आपका पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल आपसे जेड एक्सिस के ही पूछा जाए, केवल जेड एक्सिस का ही डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जेड एक्सिस पूछ रहा है तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, और एक्स एक्सिस पूछ रहा है केवल एक्स एक्सिस का ही डायरेक्शन कोसाइन बताना है, तो आपका मतलब बाई बराबर जीरो भी कह रहा है, वो जेड एक्सिस भी जीरो कह रहा है। बाई एक्सिस का आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस जीरो है और जेड एक्सिस भी जीरो है। ठीक, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एंगल से रिलेटेड रहने वाला है। अब एंगल से रिलेटेड रहने वाला है तो एंगल से रिलेटेड हमारी क्या क्लास रहने वाली है, अगले क्लास रहने वाली है, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में हम एंगल से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम इतना ही सीखेंगे और ये इतना ही आपको अपना काम कंप्लीट कर लेना है, अपनी नोट्स बनाते हुए चलना है। जो बच्चा नोट्स नहीं बना रहा है और केवल लेक्चर देख रहा है तो समझो उसका कोई तथ्य नहीं है, वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप वीडियो देखें, साथ ही साथ नोट्स बनाते चलें और फिर उसी नोट्स का बार बार रिवीजन करते रहें, यही आपका बेहतरीन से बेहतरीन तरीका है तैयारी करने का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके अब तक जो आपका कॉन्सेप्ट हुआ है, अब तक जो क्लास हुई है उससे रिलेटेड आपके जो सवाल हैं, इन सवाल को हम जरूर करके चलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे कहा गया, क्या कहा गया भाई, फाइंड द डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशोस एंड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो आपको यहाँ पे सवाल दे रखे हैं, क्या सवाल है, पहला सवाल आपको यहाँ पे दे रखा है वो है आपका 2i कैप प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप, और आपका दूसरा क्वेश्चन है माइनस के आई कैप और माइनस का के कैप, और तीसरा सवाल है आपका माइनस के जे कैप। ठीक है, तो ये तीनों ही क्वेश्चन हैं और इन तीनों ही क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर दोगे, इसको करके आप कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दें। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है और इस पर आधारित मैं क्वेश्चन भी करवा चुका हूँ। अब इसमें एक हिंट दे देता हूँ, इसमें जे कैफ नहीं दिया है तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है। इसमें आपका आई कैफ और जे कैफ भी कोई चर्चा नहीं हुआ है तो इसका मतलब है आई कैफ और आपका प्लस के जीरो जे कैफ। जे कैफ की चर्चा है लेकिन के कैफ की नहीं है, तो आप जीरो के कैफ मान के चलो। जो नहीं है वो आपका क्या होता है, जीरो होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात करें, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन मेक इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो को अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट है, तो आपसे क्या बोला गया कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन makes
इक्वल angles with the equal angles with the coordinate axis। ठीक है, ये आपको दे रखा है तो ये आपको विजिबल होगा और आप आराम से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला गया, यहाँ आपसे बोला गया फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन मेक्स इक्वल एंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दे रखी है, तो उससे ये समान एंगल बनाने वाला है। समान एंगल बनाने वाला है इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि अल्फा, बीटा और गामा ये आपका समान एंगल रहने वाले हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या मान लेते हैं, कोई भी एंगल मान लो, जिसे हम क्या मान लें, एक्स मान लेते हैं। ये कौन सा एंगल है, एक्स है। तीनों ही एंगल कैसे हैं, इक्वल है। तीनों ही एंगल कैसे हैं, इक्वल है। अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा ये झुकाव है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रहता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन आपके कोसाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, झुकाव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आपको ये पता ही है कि आपको ये रिजल्ट पता है, cos पे स्क्वायर अल्फा प्लस cos पे स्क्वायर गामा प्लस cos पे स्क्वायर आर ए। आपको इसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं, इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये आपका आ जाएगा cos पे स्क्वायर एक्स प्लस cos पे स्क्वायर एक्स प्लस cos पे स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये तीनों ही समान है, तो ये आपका आ जाएगा 3 cos पे स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये आपका आएगा cos पे स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा 1/3। और इसकी बात करें तो ये आपका आ जाएगा cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका रूट के अंदर 1/3 प्लस माइनस, इसका मतलब आपका आ जाएगा 1/रूट प्लस माइनस के आ जाएगा। तो इसके आपके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो आपके क्या आ जाएंगे भाई, ये आ जाएंगे 1/√3 1/√3 1/√3। एक तो आपके पॉजिटिव वाले आ जाएंगे, दूसरे आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव वाले 1/ माइनस के 1/√3 और माइनस के 1/√3। तो ये आपके दोनों आंसर बोले जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो और भी जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको आगे आने वाली क्लास में करा दिया जाएगा। तो आज का जो सेशन है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लासेस के साथ बने रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना ना भूलना है, आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखना है, जिससे कि जब भी आपका लाइव सेशन होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो अब मिलते हैं अगली क्लास के साथ। ठीक है।